एनिमल एडाप्टेशंस में छोटे छोटे और 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो कैमोफ्लाज का जो पॉइंट है, एनिमल एडाप्टेशंस में छोटे छोटे और 2-3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है कैमोफ्लाज का, मिमिक्री का। आप याद करेंगे ये मैं डिटेल पहले ही जब प्रिडेशन पढ़ा रहा था तो वहां पर इसकी पूरी डिटेल मैंने बता दी है, तो उसको यहां पर हम रिपीट नहीं करेंगे, घिसेंगे नहीं, वो पहले हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक नया छोटा सा पॉइंट क्या आ सकता है और एनिमल एडाप्टेशंस में जोड़ने के लिए, दैट इज वार्निंग कलरेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में शार्प या ब्राइट कलर का यूज करते हैं टू अवॉइड प्रीडेटर्स। प्रीडेटर को यह बताने के लिए कि मैं बहुत खतरनाक हूं, अपने कलर से बता रहे हैं मेरे ऊपर अटैक मत करना, एकदम जहरीला हूं, ऐसा बताने के लिए शार्प कलर का उपयोग कर रहे हैं, ब्राइट कलर का उपयोग कर रहे हैं कुछ एनिमल्स, ताकि प्रीडेटर अटैक ही नहीं करे। क्योंकि अटैक करने के बाद प्रीडेटर को खतरा पता चला, तब तक तो हो सकता है उस एनिमल की जान चली जाए, क्योंकि अटैक तो हो चुका ना। तो इससे बढ़िया है कि अटैक होने से पहले अगले को बता दो कि बहुत खतरनाक हूं, अटैक मत करना। यही कर रहे हैं ये। कौन कर रहे हैं? डार्ट फ्रॉग्स। कॉमनली जो टर्म यूज होता है, डार्ट फ्रॉग्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ऐसे डार्ट फ्रॉग्स के 2 मेन एग्जांपल्स हैं जो उनके साइंटिफिक नेम हमने यहां पर मेंशन किए हैं, दैट इज फाइलोबेट्स बाइकॉलर एंड डेंड्रोबेट्स प्यूमिलियो। फाइलोबेट्स बाइकॉलर, COLOUR भी मिल सकता है लिखा हुआ, COLOR भी लिख सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा अंग्रेजी अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है, तो ये सही लिखा हुआ है वैसे अपनी जगह। फाइलोबेट्स बाइकॉलर, डेंड्रोबेट्स प्यूमिलियो। तो ये बढ़िया एग्जांपल आ गए। एनिमल एडाप्टेशन की जो स्टोरी है वो यहां एनिमल एडाप्टेशन हमने कर दिया कंप्लीट एकदम। हाँ जी, एडाप्टेशन की स्टोरी अब पहुंच गई कहां पर? प्लांट्स पर। पहले हमने एनिमल का पूरा कर लिया डिस्कशन, नाउ एडाप्टेशंस इन प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स कौन से? जो कि पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के फीचर हैं, सब में एक जैसे नहीं है। क्या मेन फीचर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो हमने लिस्ट किए हैं। रूट्स पुअरली डेवलप्ड, या तो रूट्स पुअरली डेवलप्ड है या फिर रूट्स एब्सेंट है। पुअरली डेवलप्ड या एब्सेंट। पुअरली डेवलप्ड जैसे आइकॉर्निया में रूट्स पुअरली डेवलप्ड है। एब्सेंट जैसे वॉल्फिया में। एक एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा है मैंने। तो क्या कुछ हाइड्रोफाइट्स में रूट्स एब्सेंट भी हो सकती हैं? यस। पुअरली डेवलप्ड तो एक ज्यादा मेजॉरिटी का फीचर है। तुरंत कहते ही सर एब्जॉर्प्शन कहां से करेगा? जनरल बॉडी सरफेस से। पूरी बॉडी तो पानी के संपर्क में है, वहीं से धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन कर लेगा वो, अगर रूट्स नहीं भी है तो। सो इवन इफ रूट्स आर एब्सेंट, एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। कहां से होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। फिर उसके बाद एरनकाइमा, एनाटॉमी में भी पढ़ते हो। एरनकाइमा जो कि एक प्रकार का मॉडिफाइड टिश्यू है जिसमें एयर कैविटीज होती है, एयर भरी होती है। एयर भरी होगी टिश्यू में तो ये इसको फ्लोट करने में सहायता करेगी, और उसी के लिए टेक्निकल टर्म आता है दैट इट प्रोवाइड्स बोयंसी। और सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी है हेल्प्स इन फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है या बोयंसी प्रोवाइड करता है, ये मेंशन कर दिया यहां पर। फ्लोटिंग में हेल्प करेगा या बोयंसी प्रोवाइड करेगा। जो हाइड्रोफाइट्स हैं, ये भी एक बढ़िया धोखा देने वाला क्वेश्चन बनता है। इनमें मैकेनिकल टिश्यू लेस डेवलप्ड है। क्या मतलब हुआ? जो बाहर आप पेड़ उगा हुआ देखते हैं जमीन में, वो पेड़ को तो जमीन के ऊपर सीधा उगना है, लंबा टॉल ग्रो करके जाना है, तो उसके अंदर मैकेनिकल टिश्यू होगा तब तो वो सीधा ग्रो करेगा। लेकिन जो पौधे पानी के अंदर उग रहे हैं उनको इस प्रकार से सीधा ग्रो नहीं करना है। वो तो अगर तालाब है, समंदर है, उसके अंदर पानी इधर उधर मूव कर रहा है, पौधा भी उसके साथ लहरा रहा है,
तो इसका मतलब पौधे में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये कब होगी? जब उसके अंदर रिजिड वाला टिश्यू बहुत कम होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला टिश्यू कम होगा। इसका मतलब हाइड्रोफाइट्स में मैकेनिकल टिश्यू का डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पर। इनमें लेस डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू होता है हाइड्रोफाइट्स में, जबकि जीरोफाइट में उल्टा मिलेगा। जीरोफाइट में मैकेनिकल टिश्यू का डेवलपमेंट काफी ज्यादा मिलेगा आपको, जो ड्राई एरिया में उग रहे हैं। झाड़ी वगैरह होती है, अधिकतर पार्ट उनका एकदम हार्ड होता है झाड़ियों का, तो वो मैकेनिकल टिश्यू का ज्यादा डेवलपमेंट है। यहां मैकेनिकल टिश्यू का पुअर डेवलपमेंट है। जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी में पूरे डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड मतलब पानी में पूरे डूबे हुए हैं, उनमें स्टोमेटा एब्सेंट है। क्योंकि स्टोमेटा का काम तो एयर से संपर्क है ना। जो पौधा पूरा ही पानी में डूब गया, उसका एयर से संपर्क कहां हुआ? वो तो सब गैस एक्सचेंज वाटर के अंदर से कर रहा है, तो उनमें स्टोमेटा एब्सेंट है, एस्टोमेटिक है। इसमें भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, सर स्टोमेटा नहीं है तो सर CO2 कहां से लेगा? अरे भैया, सब जनरल बॉडी सरफेस से लेगा। O2 कहां से बाहर जाएगी? सब जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। स्टोमेटा का रोल ही नहीं बचा उसमें। फिर ये पॉइंट मैंने पहले भी लिया था, अगर पत्तियां पानी के ऊपर तैरती हैं तो वो एपिस्टोमेटिक होंगी। एपिस्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, पत्ती के अपर सरफेस पर स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के अपर सरफेस पर स्टोमेटा होंगे, वो एपिस्टोमेटिक लीव्स होंगी। थिन क्यूटिकल, वैसे तो सामान्य रूप से देखें तो क्यूटिकल वाला पॉइंट जीरोफाइट में आता है, लेकिन यह भी एक चालाक क्वेश्चन है। क्या पानी के अंदर उगने वाले पौधों में, हाइड्रोफाइट्स में भी क्यूटिकल का कुछ रोल है? क्यूटिकल एक परत होती है मोम की, वैक्स की, पत्तियों के सरफेस पर, और अगर सॉफ्ट स्टेम है तो उसके सरफेस पर भी। तो इसका हाइड्रोफाइट में क्या रोल हुआ? पौधा जो पानी के अंदर उग रहा है वो पानी के प्रभाव से ही गल जाएगा अगर पानी हमेशा पत्ती के संपर्क में रहा। तो इसलिए पानी और पत्ती के संपर्क को, पानी और स्टेम के संपर्क को बीच में तोड़ने के लिए वैक्स की परत बन जाती है, पतली परत। समझ के चलना, पतली परत बार बार बोल रहा हूं क्योंकि थिक क्यूटिकल लिखा हुआ तो फीचर फिर जीरोफाइट का हो जाएगा, वो आएगा आगे। थिन क्यूटिकल टू प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम स्टेम एंड लीव्स फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी गला देगा इनको। पानी का जो डिकम्पोजिंग इफेक्ट है, गलाने का इफेक्ट है, उससे बचाने के लिए थिन क्यूटिकल की जरूरत पड़ती है। ये सारी कहानी यहां पर मैंने पूरी की पूरी स्टोरी एक स्लाइड में हाइड्रोफाइट्स के सब इंपॉर्टेंट फीचर कवर कर दिए हैं। 2 एग्जाम्पल भी दिए, ज्यादा नहीं दिए। क्यों? आप याद करो, सक्सेशन में अलग अलग प्रकार के रूटेड, फ्लोटिंग सब पढ़ा के आ चुका हूं, तो बार बार वही एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं है। सक्सेशन में एक बार कई सारे एग्जाम्पल आपको और भी दे रखे हैं। फिर इसके बाद मैंने बार बार नाम लिया ना बीच में, जीरोफाइट की स्टोरी आ गई। जीरोफाइट ये ड्राई एरिया प्लांट्स हैं, सूखे क्षेत्रों में उगते हैं। अच्छी अंग्रेजी लिखेगा तो लिखेगा एरिड जोन प्लांट्स। एरिड जोन कहने का भी मतलब है सूखा क्षेत्र, उसमें उगने वाले पौधे हैं। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, ड्रॉट एस्केपर्स और एफिमेरल्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, एकदम सटीक एक लाइन का क्वेश्चन। ड्रॉट एस्केपर्स मतलब ये सूखे से बच के भाग गए, एस्केप कर गए। कैसे बच के भाग गए? ये अपनी लाइफ साइकिल को, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज बेटर। साल के उन महीनों में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेंगे जब पानी की उपलब्धता बेहतर है, और बाकी समय किस रूप में स्पेंड करेंगे? एंड स्पेंड ड्राई सीजन एज सीड्स, और ड्राई सीजन को बीज के रूप में व्यतीत करेंगे। अगला सूटेबल मौसम आएगा तो फिर से बीज का जर्मिनेशन हो जाएगा, पौधा उग जाएगा, पौधा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, और जब पानी की कमी होने वाली होगी तो फिर बीज बना के गायब। सो दे आर एस्केपिंग ड्राई सीजन, इसलिए ड्रॉट एस्केपर्स हैं। ये एक्चुअली में एक्चुअल ड्राई कंडीशन का सामना करने से बच रहे हैं, लेकिन जिन एरिया में ड्राई कंडीशन आती है क्या उसमें ग्रो कर पा रहे हैं? यस, इसलिए जीरोफाइट की कैटेगरी में तो काउंट हो रहे हैं। एफिमेरल, एफिमेरल शब्द जो होता है, इस शब्द का अर्थ ही है शॉर्ट लिव्ड।
क्योंकि ये लाइफ साइकिल को जल्दी पूरा कर लेते हैं और काफी समय बीज के रूप में व्यतीत करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज एफिमेरल्स, इसलिए ये एफिमेरल्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आर्जिमोन जो एक पीले फूल वाला पौधा होता है, जो येलो फ्लावर का प्लांट है, उसमें जो वो कटीला पौधा होता है, पत्तियां कटीली होती हैं जिनमें कांटे जैसा स्ट्रक्चर पत्तियों के अंदर होता है, ये आर्जिमोन कहलाता है। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई ड्रॉट रेजिस्टेंट सक्यूलेंट प्लांट्स। तो सबसे पहले आपको पहचानना है क्या ये ड्रॉट का सामना करके उसको रजिस्ट कर रहे हैं। यस। कैसे रजिस्ट कर रहे हैं? अपनी सक्यूलेंट प्रॉपर्टी, इनका पहला पॉइंट आ गया। सक्यूलेंट का मीनिंग लिखा तुरंत उसके सामने, फ्लैशी प्लांट होते हैं। सक्यूलेंट का मतलब है फ्लैशी। किस पर्पज के लिए फ्लैशी हुए हैं? टू स्टोर वाटर, पानी स्टोर करते हैं। एक एग्जांपल दूंगा तो उससे आपके दिमाग में इमेज बनेगी। कैक्टस, कैक्टस या अपंशिया। आप देखो कैक्टस में स्टेम फ्लैशी हो जाता है, पानी स्टोर करके रखता है। इसका मतलब ये पौधे क्या करते हैं, जब जितना पानी मिल जाए उसको स्टोर करो और लूज मत करो पानी। सो मौका मिलते ही पानी एब्जॉर्ब करो, स्टोर करो और लॉस को रोक दो, तो जिंदा रह पाएंगे ड्राई एरिया में। लॉस को रोकने के साधन देखो जरा इनके। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, बहुत एकदम सिंगल लाइन के क्वेश्चंस हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, इन पौधों में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं। कैसे स्टोमेटा है? स्कोटो एक्टिव मतलब जो स्टोमेटा केवल नाइट में ओपन होते हैं, क्योंकि दिन में स्टोमेटा खुलेंगे तो धूप है, टेम्परेचर ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। रात में स्टोमेटा खुलेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। फिर आप कहेंगे सर स्टोमेटा बंद ही कर दो, खोलो ही मत। और भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 कब लेगा ठीक से? इसका मतलब स्टोमेटा खोले तो, लेकिन कब खोले? रात में। और जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए रात में CO2 लेते हैं, वही पाथवे है, कहलाता है कैम पाथवे। कैम पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अपटेक CO2 इन नाइट। क्योंकि स्टोमेटा रात में खुले हैं तो CO2 भी कब लेंगे? नाइट में ही लेंगे। ये कैम पाथवे कहलाता है। अब इस पर NCERT ने बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है। स्टोमेटा का केवल रात में ओपन होना, कैम पाथवे का प्रेजेंट होना, यह कहलाते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में आते हैं। दीज बोथ आर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू डिक्रीज वाटर लॉस। ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं, पानी की का जो लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए। फिजियोलॉजिकल किस लिए आप पूछेंगे? सर फिजियोलॉजिकल आपने कहा था फंक्शन से संबंधित होना चाहिए। यस। क्या स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग फंक्शन है? यस। क्या फोटोसिंथेसिस एक फंक्शन है? यस। तो फंक्शन में मॉडिफिकेशन हुए हैं। दिन में CO2 लेने के बजाय रात में ही लेकर उसका कंपाउंड बनाकर इकट्ठा कर लिया है। फिर वो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर का हिस्सा है, कैसे काम किया है। इधर पाथवे नहीं ले सकता, नाम आएगा उसका केवल। और स्टोमेटा केवल नाइट में ओपन हुए हैं। फिर इसमें कुछ और एग्जाम्पल जोड़े कैक्टस के बाद। ब्रायोफाइलम, अगेव, एलोए, यूफोर्बिया, यहां एग्जाम्पल ज्यादा है, कारण इनमें से ज्यादातर तो कई डेली लाइफ के हैं। जो एलोवेरा है, ये एलोए, अगेव, ब्रायोफाइलम पर भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं नीट में। कैक्टस डेली लाइफ का प्लांट है। यूफोर्बिया और उसकी फैमिली के अन्य कई सदस्य फ्लैशी होते हैं, उनका भी NCERT दूसरे चैप्टर्स में जिक्र करता है फ्लैशी प्लांट में। तो और क्योंकि NCERT ने सक्यूलेंट और कैम पाथवे दोनों के नाम लिए हैं, तो इसलिए यहाँ एग्जाम्पल भी थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहे हैं हम लोग। आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में तभी दिए हैं कि खासकर पुराने क्वेश्चन तो आपके बने ना, आपका कॉन्फिडेंस को एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आगे कितने आने के चांस हैं उनमें तो कैक्टस, ब्रायोफाइलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये सारी कहानी हमने किसकी की? ड्रॉट रेजिस्टेंट वाले की अब कर दी, जो कि सक्यूलेंट है। और पहले क्या बता दिया था? एफिमेरल्स। अब आ गया ड्रॉट एंड्योरर्स नॉन सक्यूलेंट। एंड्योरर कहने का मतलब है कि वो ईयर आफ्टर ईयर उस ड्रॉट कंडीशन का, सूखे का सामना करेगा। ड्रॉट कंडीशन का या सूखे का सामना करेगा। ये ऐसे
पौधे हैं जो ईयर आफ्टर ईयर सूखे का सामना करते हैं, लेकिन सक्यूलेंट नहीं है, फ्लैशी नहीं है। ये पेरिनियल जीरोफाइट्स है। मैंने कहा ना ईयर आफ्टर ईयर। ग्रो इन डेजर्ट एरिया फॉर मल्टीपल ईयर्स तक डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। ये झाड़ीदार वाले पौधे कैटेगरी है। ऐसा करने के लिए इनको क्या क्या चाहिए? डीप टैप रूट सिस्टम चाहिए ताकि काफी गहराई से पानी एब्जॉर्ब कर सके। थिक क्यूटिकल चाहिए, मोटी परत चाहिए पत्तियों के ऊपर वैक्स की, क्यूटिन वाली जो वैक्स है उसकी मोटी परत चाहिए ताकि इससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, वाटर लॉस कम हो जाए। सनकन स्टोमेटा वो होते हैं जो स्टोमेटा थोड़ी डेप्थ में होते हैं, गड्ढे में होते हैं। मतलब लीफ के बिल्कुल सरफेस पर स्टोमेटा नहीं है, गहराई में है। गहराई में स्टोमेटा होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भी ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। आप कहेंगे क्या मतलब है? देखो मैं मतलब थोड़ा यहां पर आपको जरा ऐड करके बताता हूं कि मीनिंग क्या है इस चीज का। सपोज अगर ये कोई रूम है, इसमें दरवाजा यहां पर है, यहां डोर है, यहां तेज हवा चल रही है। अब दूसरी कंडीशन बनाता हूं। यह दरवाजा इस रूम की दीवार के सरफेस पर है। दूसरा रूम बनाया और इसमें देखना दरवाजा कैसे बनाया। गहराई में, यहां हवा चल रही है। जिसका दरवाजा सरफेस पर है, बाहर की हवा का सीधा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिसका दरवाजा गड्ढे में है, डेप्थ में जाकर है, गैलरी बनी हुई है, इस रूम में घुटन हो जाएगी गैलरी वाले में, क्योंकि उसका बाहर के एनवायरनमेंट से संपर्क कम हो गया, एयर एक्सचेंज कम हो गया। तो यह है नॉर्मल स्टोमेटा जैसी कंडीशन और यह है सनकेन स्टोमेटा जैसी कंडीशन। यह सनकेन है, डेप्थ में है। इससे क्या होता है? बाहर के एनवायरनमेंट से एयर कांटेक्ट कमजोर हो जाता है, ये ट्रांसपिरेशन को कम करेगा। तो जिन पत्तियों में स्टोमेटा गड्ढे में जाकर हैं, वो पत्तियां वाटर लॉस कम करती हैं। सनकेन स्टोमेटा से जो वाटर लॉस है वो कम होता है, ये हमने लिखा है। तो सनकेन स्टोमेटा इन डेप्थ ऑल्सो डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, ये भी ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करने का काम करते हैं। फिर कुछ इस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं रोलिंग लीव्स। रोलिंग लीव्स रोल किससे होते हैं? ये होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स की सहायता से रोलिंग होती है, जो जनरली देखें तो मोनोकॉट्स का फीचर है। रोलिंग लीव्स क्या करती हैं? पत्तियों को इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो जाए। रोलिंग लीव्स का फीचर। बुलीफॉर्म सेल्स एनाटॉमी में पढ़ते हो आप, बुलीफॉर्म सेल्स का नाम आता है। ऐसे प्लांट्स के मेन एग्जांपल्स जैसे नीरियम, अकेशिया, जिजाइफस। नीरियम जो कहलाता है कचनार, अकेशिया बबूल, जिजाइफस बेर। तो ये सब वो पौधे हैं जो डेजर्ट एरिया में उगते हैं, मल्टीपल ईयर्स तक उगते रहते हैं, ड्रॉट एंड्योरर्स हैं, नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। इन्हीं में मैंने एक पॉइंट और पीछे वर्बली बोला था कि इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, मोर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट्स के अंदर। यहां लिख दिया ये एक्स्ट्रा पॉइंट, मोर मैकेनिकल टिश्यू। क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू जो बन रहा है मुख्य रूप से वो डेड सेल्स का, स्क्लेरन कायमा का बन रहा है। जितना पार्ट ज्यादा लिविंग होगा, पानी की डिमांड करेगा। पौधे की बॉडी में जितना पार्ट ज्यादा डेड पार्ट का होगा, स्क्लेरन कायमा वगैरह का बना होगा, पानी की डिमांड कम करेगा, क्योंकि उसको तो सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए नहीं, और पौधे का स्ट्रक्चर बनाएगा, लॉन्ग ग्रो करेगा। तो इनमें मैकेनिकल टिश्यू का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है। ये पॉइंट मैंने पीछे बोला था, यहां ऐड भी कर दिया, लिख दिया इसको, ये समझा दिया आपको। फिर इसके बाद पॉइंट आता है हेलोफाइट्स का, HALO, पहले भी यूज किया है मैंने ये। हेलोफाइट्स कौन होते हैं? जो सलाइन एरिया में ग्रो करें, जहां पर
जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, उस एरिया में ग्रो करेंगे तो वो हेलोफाइट्स कहलाएंगे। अब आपकी जब भी हेलोफाइट का नाम आता है, सैलाइन का नाम आता है, तो मैं कहता हूं आपकी ओस्मोसिस की नॉलेज लगेगी। पानी उधर जाता है जिधर सोल्यूट या सॉल्ट ज्यादा है, पानी उधर जाता है जिधर सोल्यूट या सॉल्ट ज्यादा है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चैप्टर अलग है लेकिन मुझे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप कहें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहां पर लेस सोल्यूट है और लेस सॉल्ट है, और इधर भरना है मुझे, इसमें नमक भरना है, और इसमें मोर सोल्यूट है या मोर सॉल्ट है। सॉल्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि आयंस है ना मिट्टी में। यहाँ सॉल्ट का मतलब खाली NaCl नहीं होता है। यहाँ जब हम लिखते हैं कंसंट्रेशन सैलाइन सॉल्ट कंसंट्रेशन, सो वी डोंट मीन एग्जैक्टली नमक भरा हुआ है, तो यहाँ आयंस की बात हो रही है। अब आपकी ओस्मोसिस की नॉलेज कहती है पानी किधर से किधर जाएगा, लेस सोल्यूट वाली साइड से मोर सोल्यूट वाली साइड की जाएगा, पानी जाएगा इधर। यही ओस्मोसिस है। अब आप अंदाजा लगाओ मेरे ऐसा लिखने से, अगर सॉइल में सॉल्ट ज्यादा हो गया तो पानी प्लांट की ओर जाएगा या उल्टा सॉइल की ओर आ जाएगा? उल्टा सॉइल की ओर आ जाएगा। इसका सामना करने के लिए अगर सपोज ये एग्जांपल, अगर ये सॉइल है और ये प्लांट की स्थिति है, तो ऐसे तो प्लांट पानी लूज कर देगा, मर जाएगा प्लाज्मोलाइसिस होके वो। तो इस कंडीशन से बचने का एक तरीका है, पौधे को अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर पौधा अपनी बॉडी के अंदर, प्लांट अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो अब इससे बचा जा सकता है। इधर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो वाटर लॉस को रोक देगा, अगर इधर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो ये पौधे ने, देखो अब मैंने पौधा लिखने के बाद इधर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ानी शुरू कर दी। क्यों बढ़ानी शुरू कर दी, मेरे बात पे ध्यान देना पूरा, ताकि ये ना हो, पानी का लॉस ना हो, पानी एब्जॉर्ब हो, तभी तो होगा जब इधर सॉल्ट उधर से भी ज्यादा होगा। थ्योरी देखना, मेंटेन हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, कौन मेंटेन करते हैं? हेलोफाइट्स। मेंटेन हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन को ही आप टेक्निकल टर्म्स में ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस लिए? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि पौधे से पानी का लॉस ना हो, एंड सपोर्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, और पानी लॉस होने के बजाय पौधे के अंदर पानी आए, क्योंकि पानी उधर जाएगा जिधर सोल्यूट ज्यादा है, पानी उधर जाएगा जिधर सोल्यूट ज्यादा है। इसलिए सॉल्ट की या सोल्यूट की जरूरत पड़ती है प्लांट को। ऐसा करने के लिए कई सारे प्लांट्स एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलीन अमाइनो एसिड अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट के रूप में प्रोलीन नाम के अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी रूट्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। मतलब अगर एक कदम आगे निकल के पूछने लगे तो उसकी कहानी है ये। पहले तो सामान्य पॉइंट हो गया, प्लांट अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो पानी का लॉस होने से बचा लेगा और पानी एब्जॉर्ब करेगा। फिर सोल्यूट बताओ, बता दिया एकदम सटीक आंसर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूट के रूप में यूज कर रहा है प्लांट, क्योंकि वो तो प्लांट की बॉडी है ना, वो खुद सॉल्ट तो बना नहीं रहा है, सॉल्ट तो मिट्टी से ही आता है, तो वो क्या बना सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूट के रूप में यूज कर लिया प्लांट ने, और वो कौन सा है? कॉमनली प्रोलीन अमाइनो एसिड। बिल्कुल क्लियर सटीक जानकारी दी है, प्रोलीन अमाइनो एसिड। फिर कुछ प्लांट्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? सलाइन एरिया में ग्रो कर रहे हैं तो ज्यादा बॉडी में सॉल्ट चला जाता है, दे हैव चॉक ग्लैंड्स टू रिलीज एक्सेसिव सॉल्ट। एग्जाम्पल एट्रीप्लेक्स, एग्जाम्पल एट्रीप्लेक्स।
बिल्कुल एकदम ऐसे कैसे याद रखना है, चॉक ग्लैंड रखने वाला प्लांट का नाम एट्रीप्लेक्स। याद करने वाला क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी उसके आसपास भी नहीं है, एक लाइन लिखी है केवल। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इस पर पहले भी सवाल आए हैं, आगे भी कभी भी आ सकता है। मैनग्रोव प्लांट्स, क्या ये हेलोफाइट्स हैं? यस, उसी के नीचे लिखे हैं। तो इनमें क्या खास बात है, अलग से नाम क्यों लिखा? ये ग्रो करते हैं मार्शी सलाइन एरिया में। मार्शी सलाइन एरिया जो दलदल वाला क्षेत्र है, जिसमें ज्यादा सोल्यूट है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं अधिक नमक रखने वाली या अधिक सॉल्ट रखने वाली दलदल, उसमें उगते हैं कौन? मैनग्रोव प्लांट्स। समुद्र के किनारे पर ऐसे काफी क्षेत्र मिलते हैं, मतलब जो सी शोर होता है, सी शोर, हाँ अंग्रेजी वाला शोर है, हिंदी वाला नहीं, सी शोर मतलब समुद्र का किनारा, वहां पर आपको इस प्रकार की दलदल मिल जाएंगी जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, उनमें उगते हैं। तो इनके अंदर ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो मिलेगा, पक्का मिलेगा जी। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन रखना तो हेलोफाइट्स का कॉमन पॉइंट है, सब पर एप्लीकेबल है। क्या चॉक ग्लैंड सब पर एप्लीकेबल है? ना, एट्रीप्लेक्स पर एप्लीकेबल है। क्या मैनग्रोव प्लांट्स में भी आपको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन का फीचर मिलेगा? यस। क्या आपको एट्रीप्लेक्स में भी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन का फीचर मिलेगा? यस। मैनग्रोव प्लांट में और क्या एक्स्ट्रा फीचर है वो अलग से लिखे। दे हैव न्यूमेटोफोर्स। एनसीईआरटी मेंशन करता है मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हुए कि न्यूमेटोफोर्स एक प्रकार की मॉडिफाइड रूट्स हैं। ये रूट्स क्या करती हैं? दलदल वाले क्षेत्रों से उल्टा ग्रो करके बाहर आती हैं और ये रेस्पिरेटरी रूट्स का काम करती हैं। दलदल वाले क्षेत्र में अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाती है, मर जाएगा पौधा। तो ऐसी स्थिति में ये रेस्पिरेटरी रूट्स ग्रो करके बाहर आती हैं। मतलब एक प्रकार से अगर टेक्निकल टर्म बोलूं तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक। आई रिपीट, नेगेटिवली जियोट्रोपिक मतलब जियो मतलब अर्थ से उल्टा ग्रो कर रही है, बाहर की ओर आ रही हैं। नेगेटिवली जियोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है इनमें, रेस्पिरेटरी रूट्स के अंदर। और उसको साधारण भाषा में मैंने क्या लिखा है? दे ग्रो अपवर्ड्स। नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। दे ग्रो अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ग्रो करते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के लेवल की, बिल्कुल। मैनग्रोव प्लांट्स में, फिर मैनग्रोव प्लांट्स में कहानी आगे चलती है, ये तो आपको समझाने के लिए यूज किया मैंने। मैनग्रोव प्लांट्स में एक प्रॉपर्टी है, वो कहलाती है विविपेरी, जिस पर नीट 2018 में सवाल आया, बावजूद इसके कि एनसीईआरटी इसको कहीं देता नहीं है, और नीट 2018 ने इस अच्छे पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा। दे आस्क्ड द क्वेश्चन, मैनग्रोव प्लांट्स में विविपेरी पाई जाती है। पहले आप अपनी जूलॉजी की नॉलेज लगाएंगे। ओविपेरी जो अंडे दे, विविपेरी जहां एक बच्चे का जन्म हो, तो एक इंडिविजुअल से अंडा ओविपेरी, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल विविपेरी। आई रिपीट, इंडिविजुअल से, पेरेंट से अंडा ओविपेरी, और पेरेंट से बच्चा पैदा हो तो विविपेरी। इसको जब प्लांट में अप्लाई करते हैं तो पेरेंट प्लांट से सीड बना, सीड अंडे के बराबर माना गया, फर्टिलाइज्ड। तो पेरेंट प्लांट से सीड ओविपेरी के बराबर, और पेरेंट प्लांट से प्लांट पैदा हुआ, सीड नहीं प्लांट पैदा हुआ, तो विविपेरी। आप कहेंगे सीड तो बनेगा ही बीच में, बिल्कुल, पूरी स्टोरी लिखी है मैंने। मैनग्रोव प्लांट शो विविपेरी, दैट इज सीड्स जर्मिनेट ऑन पेरेंट प्लांट इटसेल्फ। सीड का जर्मिनेशन पेरेंट प्लांट पर ही हो जाएगा। दलदल में मैनग्रोव प्लांट उगा हुआ है, उसके ऊपर फ्लावर आए, सीड बना, पर सीड नीचे नहीं गिरा, सीड पेरेंट प्लांट के ऊपर ही रहा, वहीं जर्मिनेट हो गया, और जब इस सीड से पौधा बन गया तब वो नीचे गिरेगा। एंड देन स्मॉल प्लांटलेट फॉल्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट। नीचे क्या गिरेगा दलदल में? छोटा पौधा गिरेगा, ना कि बीज गिरेगा। इसको कहते हैं प्लांट्स में विविपेरी। अब आप अंदाजा लगाओ नेचर कितना इंटेलिजेंट है। अगर दलदल में बीज गिर जाता तो छोटा बीज दलदल में इतनी गहराई में चला जाता कि वो कभी जर्मिनेट करके दलदल से बाहर ही नहीं आ पाता। लेकिन अगर बीज के बजाय
छोटा पौधा गिरेगा और उसकी जड़ें फैलेंगी तो दलदल के ऊपर पौधे की जड़ें फैलकर पौधे को बाहर रख लेंगी और पौधा अपने आप को दलदल के ऊपर स्टैब्लिश कर लेगा। अब आप देखो नेचर कितना इंटेलिजेंट है। बीज गिरता तो जर्मिनेट करके बाहर ही नहीं आ पाता, पौधा गिरा है, वीवी पैरी हुई है तो उस एरिया में सरवाइव कर जाएगा। नाउ यू सी व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन हैज हैपेंड हियर। पेरेंट्स से बीज वहीं जर्मिनेट हो गया और पौधा नीचे गिर रहा है। मैंने लिखा आगे, इट हेल्प्स इन बेटर सर्वाइवल इन सैलाइन मार्शेस। ये इन प्लांट्स के सैलाइन मार्शेस एरिया में बेटर सर्वाइवल में हेल्प करता है। इसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आया नीट में। मैनग्रोव प्लांट की विविपेरी के 2 मैनग्रोव प्लांट के एग्जाम्पल लिखे हैं, दोनों स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, राइजोफोरा एंड एविसेनिया। राइजोफोरा एंड एविसेनिया। क्या राइजोफोरा एविसेनिया हेलोफाइट है? यस। सारे हेलोफाइट मैनग्रोव होते हैं? ना, सारे हेलोफाइट मैनग्रोव नहीं होते हैं। मैनग्रोव वो हैं जो सैलाइन एरिया तो है ही लेकिन दलदल वाला क्षेत्र है उसमें उग रहे हैं। क्या सभी हेलोफाइट्स को अपनी बॉडी के अंदर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन चाहिए? यस। क्या सभी को चॉक ग्लैंड चाहिए? नो। मैनग्रोव प्लांट्स में 2 स्पेशल क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रूट्स एंड विविपेरी, दोनों एक्सप्लेन कर दिए ये यहां पर। फिर जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया यहां पर, एक नोट समझ लो, वो क्या है? वो है एपिफाइट्स का। मैं एपिफाइट पहले पढ़ा चुका हूं जब मैं रिलेशनशिप पढ़ा रहा था कमेंसलिज्म में, तो वहां पर मैंने इसका केस लिया था। तो ये जो केस है एपिफाइट्स का यहां पर, या आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारा 4th केस है प्लांट की एडाप्टेशंस का। एपिफाइट्स प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर ट्रीज। इनमें मुझे आपको एक ही चीज बतानी है, वो एक ही क्वेश्चन बनता है यदि आता है तो। पहले भी मैंने इसका नाम लिया है, रिपीट कर रहा हूं। इनकी एरियल रूट्स होती हैं, उन एरियल रूट्स में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, विलामेंट टिश्यू। इस विलामेंट टिश्यू में हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अपटेक कर सके, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्चर अपटेक फ्रॉम एयर। एयर से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अपटेक करने की जो प्रॉपर्टी है ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ये एक क्वेश्चन काम का बनता है। ये एडाप्टेशंस आ गई प्लांट्स की, सब बता दी। क्या नहीं लिखा मॉड्यूल में, कुछ और भी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है पर वो क्वेश्चन के आसपास की भी नहीं है। जैसे साइक्रोफाइट्स के अलग से कुछ एडाप्टेशन लिखे हुए हैं, ना सिलेबस में है ना कभी क्वेश्चन आया है उनकी एडाप्टेशन का, तो मैंने अलग से उनको कोई भी मेंशन नहीं किया। आप चाहें तो मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन से अपनी जानकारी के लिए अगर आपका इतना मन करे कि वो भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो भी आवश्यक चीज़ें थी मैंने सब कवर की हैं। मतलब कोई फिल्टर करके जो इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है वो वही छोड़ी है जिसका आपके लिए कोई उपयोग नहीं है। मेरा चलने का तरीका क्या है? मेरा चलने का तरीका है कि एनसीईआरटी पूरी कवर होनी चाहिए और उसके अतिरिक्त वो पॉइंट आने चाहिए जिनकी जरूरत पड़ सकती है बच्चे को कोई बढ़िया सवाल बनाने के लिए या एनसीईआरटी के पार्ट को कवर करने के लिए। अननेसेसरी चीज कम करने की कोशिश की गई है क्योंकि एग्जाम उतना पूछ नहीं रहा है। काम की चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, एक्यूरेसी लाएं, गलती को रोकें, उसी से सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। ज्यादा अननेसेसरी चीजें हम पढ़ते रहें, पेरिफेरल नॉलेज आ जाए लेकिन एक्यूरेसी ना हो और वहां क्वेश्चन गलत हो जाए, दैट इज नॉट यूजफुल। Read limited things, study them well, but you must be fully accurate. Accuracy चाहिए, मिस्टेक नहीं चाहिए। बार बार बोलूंगा इस चीज को, जितने बच्चों से बात हो रही है सबको ये समझा रहा हूं, मिस्टेक नहीं चाहिए। सारा जो रायता है वो मिस्टेक का है। नेगेटिव रोक दो, सिलेक्शन हो जाएगा।